सवाल खैर दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। आज है 23 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद वर्ल्ड इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप बोले बड़ी फौजी ताकत आ रही है, ईरान में अलर्ट। यूएसएस अब्राहम लिंकन ने ली समंदर में पोजीशन, ईरान के करीब पहुंचा। फिलिस्तीन की सड़कों पर हुई क्रांति, 20 साल बाद जुल्म के खिलाफ आजादी ने ली बड़ी अंगड़ाई। पुतिन ने गजा के लिए चल दी बड़ी चाल, गजा में आएगी खुशी, लेकिन ट्रंप क्यों हो गए तैयार। इराक के बाद एक और मुस्लिम मुल्क से पूरी तरह बाहर निकलेगी अमेरिकी फौज। क्या यह है पूरे रीजन में पावर बैलेंस बदलने का इशारा? रेजेप तैयप एर्दोगान खुलकर ईरान के साथ हुए खड़े। ईरान बोला हमारे साथ बड़ी साजिश हुई। और इराक में आईएसआईएस के कैदियों का प्रोसेस शुरू, सालों तक चल सकता है सजा देने का मामला। शुरुआत करते हैं इस शो की अहम खबरें। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को खुली धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका की एक मैसिव फ्लीट यानी एक बड़ा जंगी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन इस ऑप्शन को बंद भी नहीं किया है हमले वाले को। एयरफोर्स वन यानी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट का सरकारी जहाज होता है, एयरफोर्स वन, उसमें मीडिया से बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और आज सुबह यही बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को बहुत करीब से देख रहे हैं, हमारी निगाह ईरान पर है, हमारे पास एक बड़ी आर्माडा उस डायरेक्शन में जा रही है, मुमकिन है हमें इस्तेमाल ना करनी पड़े। यानी एक तरफ बातचीत और उम्मीद और दूसरी तरफ समंदर में अमेरिकी बेड़ा और ट्रंप की धमकी। सवाल साफ है, ये दबाव है या हमले से पहले की आखिरी चाल? क्या हम देख रहे हैं और शायद हम हमला नहीं करना चाहते और यही कह के कहीं हमला कर ना दिया जाए। फिलहाल तो ईरान के लिए ये वक्त पूरी तरह से अलर्ट रहने का है, क्योंकि याद रखिएगा कि अगले कुछ घंटे या कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। ये साजो सामान यूं ही इधर से उधर नहीं हो रहा। दोस्तों, एक बड़ी खबर है, अमेरिका ने ईरान के आसपास दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और कई जंगी जहाजों वाला उसका पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब गल्फ ऑफ ओमान के समुद्री इलाके में पहुंचने वाला है। गल्फ ऑफ ओमान, ईरान करीब करीब, मतलब साफ है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फौजी मौजूदगी अब सिर्फ वार्निंग नहीं रही, बल्कि सीधे एक्शन की पोजीशन में आ रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कोई मामूली जहाज नहीं है, ये एक चलता फिरता एयरबेस है, यानी फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस, नेवी और एयर पावर सब कुछ एक साथ। इसके साथ है CSG यानी डिस्ट्रॉयर सपोर्ट शिप्स और सबमरीन, यानी जंग का एक पूरा पैकेज साथ चल रहा है। पेंटागन की जुबान में कहा जाए तो इससे यूएस सेंट्रल कमांड के पास मिलिट्री ऑप्शंस बढ़ गए हैं, और ग्राउंड की जुबान में मतलब यह है कि अगर वॉशिंगटन ने फैसला लिया तो वार दूर से नहीं बल्कि बेहद करीब से होगा ईरान पर। अब इसे ट्रंप के कुछ घंटे पहले दिए उस बयान से जोड़िए जिसमें वो कह रहे हैं हम हमला नहीं करना चाहते, लेकिन एक मैसिव फ्लीट, एक बहुत ही बड़ी फ्लीट, एक जंगी बेड़ा आगे बढ़ रहा है। यानी एक तरफ बातचीत का ढोंग, दूसरी तरफ समंदर में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। सवाल यहीं से पैदा होता है, क्या ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर ईरान को घेर कर आखिरी चाल चलने की तैयारी है? और क्या यही वो वक्त है जब एक गलत कदम पूरे रीजन को जंग की आग में झोंक सकता है? दोस्तों, नजरें अब गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी पर हैं, क्योंकि यहां से जो भी कदम उठेगा उसकी गूंज तेहरान से लेकर तेल अवीव और वॉशिंगटन तक सुनाई देगी। ईरान की कुछ और खबरें अभी बाकी हैं, अहम हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और अहम खबरें सुन लीजिए। दोस्तों, फलस्तीन अब अपनी आज़ादी के लिए अंगड़ाई ले रहा है। इसराइल की मिलिट्री ताकत का खौफ अब सड़कों पर नजर नहीं आ रहा, और कल वेस्ट बैंक नहीं बल्कि 1948 के कब्जे वाले इलाकों में जो हुआ उसने इसराइल को सच में फिक्र में डाल दिया है। ये नज़ारा देखिए और सोचिए अपनी याददाश्त पर जोर डालकर कि आपने ऐसा नज़ारा कब देखा था, कितने साल पहले देखा था। ये मामूली प्रोटेस्ट नहीं थे, ये तारीखी लम्हे थे। कल
सखनीन जो इलाका है वहां बीते 2 दहाइयों का सबसे बड़ा फलस्तीनी मार्च देखा गया। 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी एक साथ सड़कों पर उतर आए। गुस्सा साफ था, नारों में गुस्सा था, भीड़ की आंखों में गुस्सा था, और मुद्दा था नाजायज मिलिशिया सेटलर्स के जुल्म का, फलस्तीनी कम्युनिटीज के बढ़ते कत्ल गारत का, वायलेंस और ऑर्गेनाइज क्राइम का, और उस पर इसराइली ऑक्यूपेशन और पुलिस की खुली बेरुखी का कि सब कुछ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है और रोकने वाला कोई नहीं। प्रोटेस्ट करने वाले फलस्तीनियों का सीधा इल्ज़ाम, इसराइली सिस्टम ना तो कातिलों को पकड़ रहा है, न सज़ा दे रहा है, बल्कि उसकी चुप्पी इस जुल्म को और फैलने दे रही है, बल्कि लगता है कि वो साथ दे रही है। हज़ारों फलस्तीनी पूरे 1948 वाले इलाकों से सखनीन पहुँचे, हड़ताल हुई, गुस्सा भी उबाल पर था, और सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, अगर जान की कीमत नहीं है तो कानून किस बात के लिए है। दोस्तों, ये सिर्फ क्राइम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये इसराइली ऑक्यूपेशन के पूरे सिस्टम पर एक चार्जशीट थी। सड़कों से साफ मैसेज गया कि अब डर की सियासत नहीं चलेगी। फ़लस्तीन करवट ले रहा है दोस्तों, और यही बात इसराइल को बेचैन कर रही है। सवाल अब ये नहीं है कि फ़लस्तीनी उठेंगे या नहीं, सवाल ये है कि जब डर टूट जाता है तो उसे रोकने के लिए इसराइल के पास आखिर बचता क्या है। क्योंकि ये इसराइल पूरा ज़ायनी निज़ाम सिर्फ एक चीज़ की बुनियाद पर खड़ा है, और वो है डर। और डर ख़त्म उस इशारे के बाद बढ़ते हैं आगे। मोरक्को के तांजेर शहर में कल रात बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए, जहां भारी भीड़ ने गजा के लिए इंसाफ और आज़ादी की मांग करते हुए एक जोरदार प्रोटेस्ट किया। तांजेर की सड़कों पर फ़लस्तीन के झंडे लहराते रहे, नारे गूंजते रहे, और एक ही पैगाम बार बार दोहराया गया कि गजा अकेला नहीं है और फ़लस्तीनी आवाम के साथ होने वाली ज़्यादतियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई छुट्टी नहीं थी, कोई छुट्टी का दिन भी नहीं था, जुमेरात था। तो क्या हुआ, लोग सड़कों पर क्यों आए? असल में तड़प बढ़ रही है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ हमदर्दी तक महदूद नहीं था, बल्कि मोरक्को की आवाम की तरफ से खुला और साफ स्टैंड था कि गजा के हक में आवाज़ उठना अब ज़रूरी है, और ये आवाज़ अफ्रीका से लेकर पूरी दुनिया तक गूंजेगी। मोरक्को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आने वाला एक खूबसूरत मुस्लिम मुल्क है। व्लादिमीर पुतिन गजा को अरबों डॉलर देंगे, मदद के तौर पर गजा की तामीर करेंगे, गजा में खुशहाली लाएंगे, और ये भी कह दिया है कि सब पैसा वहीं से आएगा जहां से अब तक हमारा पैसा आ नहीं रहा है। कमाल की बात है, ट्रंप राजी हो गए। खबर समझिए, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने गजा की मदद के नाम पर एक ऐसी चाल चल दी है जो पूरा गेम पलटने का मादा रखती है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस डोनाल्ड ट्रंप के बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में परमानेंट मेंबर बनने के लिए अपनी फ्रीज हुए रूसी एसेट्स या ब्लॉक किए गए पैसे में से $1 बिलियन देने पर गौर कर रहा है। पैसा जो फंसा हुआ है उसमें से रूस कह रहा है कि $1 बिलियन हम गजा की मदद के लिए देंगे। $1 बिलियन, यानी वही पैसा जो वेस्ट ने फ्रीज कर रखा है, जमा रखा है, कोई खर्च नहीं कर सकता, उसी को गजा के नाम पर टेबल पर रख दिया गया है। अब असली दिलचस्प मोड़ यहां आता है। दरअसल कल रात से आज सुबह के बीच एयरफोर्स वन में जब ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या वो पुतिन को फ्रीज एसेट्स से ये पैसा देने देंगे, तो ट्रंप का रिएक्शन हैरान करने वाला था। पहले बोले मुझे ज़्यादा नहीं पता, ये किसने कहा? फिर पता चला, बताया गया उन्हें पुतिन ने कहा है कि पुतिन ये कह रहे हैं, तो ट्रंप बोले इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और जब रिपोर्टर ने उन्हें याद दिलाया कि ये पैसा फ्रीज है, तो ट्रंप ने सीधा कहा कि अगर वो अपना पैसा यूज कर रहे हैं तो मुझे ठीक लगता है। यानी रूस अपने जब्त किए गए माल को गजा की तामीर के लिए यूज कर सकता है, क्योंकि इससे सीधा मुनाफा होगा वहां ठेके लेने जा रही अमेरिकी कंपनियों को और खुद बाबूजी को। तो फायदे के लिए 100 खून माफ। ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करेंगे और $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देंगे। अगर वो रूस का पैसा है तो ग्रेट है, ये कहा। अब सवाल यहीं से पैदा होता है कि अगर फ्रीज एसेट से गजा के लिए पैसा आता है तो वेस्ट उसे रोकेगा कैसे? और अगर नहीं रोकता तो अब तक की सारी पॉलिसी, सारा नैरेटिव, सारी मोरल पोजीशन का क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों, पुतिन ने गेंद सीधे वेस्ट के पाले में डाल दी है।
یا تو غزہ کے نام پر پیسے کو ہاں کہو، یا پھر دنیا کو بتاؤ کہ انسانیت کی بات صرف تقریروں تک محدود ہے۔ اور ٹرمپ کا یہ انٹرسٹنگ ری ایکشن بتا رہا ہے کہ کھیل اب صرف ڈپلومیسی کا نہیں رہا، پولیٹکس آف شرمندگی کا ہو گیا ہے۔ پولیٹکس آف شرمندگی، جہاں فائدے کے لیے ہر اصول، ہر چیز کو قاعدے پر طاق پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب ایک اہم خبر سنیے، عراق سے نکلنے کے بعد اب ایک اور مسلم ملک سے امریکی فوج بوریا بستر باندھنے کی طرف بڑھتی دکھ رہی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ سیریا سے پوری طرح اپنی ملٹری واپسی پر بہت سیریسلی سوچ رہا ہے۔ وجہ صاف بتائی جا رہی ہے، YPG-SDF کا ڈھانچہ بکھر چکا ہے اور دمشق کی نئی حکومت احمد الشرا کی لیڈرشپ میں ملک کے نارتھ ایسٹ حصے پر کنٹرول واپس لینے کی طرف بڑھ چکی ہے۔ امریکہ سوچ رہا ہے کیا کام رہ گیا ہمارا؟ امریکہ SDF کو سپورٹ کر رہا تھا، امریکہ اب الشرا کو سپورٹ کر رہا ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں جو تیز ایونٹس ہوئے ہیں، انہوں نے پینٹاگن کے اندر ہی یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ سیریا میں امریکی موجودگی کا اب کوئی مطلب بچا بھی ہے یا نہیں۔ 3 سینئر امریکی آفیشلز کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر SDF پوری طرح ڈسبینڈ ہو جاتی ہے تو سیریا میں امریکی فوج کو روکے رکھنے کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی۔ فی الحال پینٹاگن کے مطابق سیریا میں قریب 1500 امریکی فوجی موجود ہیں، لیکن ماحول ایسا بن رہا ہے کہ یہ تعداد جلد ہی زیرو کی طرف جا سکتی ہے، یعنی کوئی امریکی فوجی سیریا میں نہیں رہے گا۔ ٹرمپ نے اپنے دوسرے ٹرم کی شروعات میں ہی یہ کہہ دیا تھا کہ سیریا میں فوج کو لے کر وہ فیصلہ جلد کریں گے، اور اب لگتا ہے وہ فیصلہ قریب آ رہا ہے۔ بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ صرف SDF کے ختم ہونے کا اثر ہے، یا پھر مڈل ایسٹ میں امریکہ ایک ایک کر کے اپنے مورچے سمیٹ رہا ہے، اور اگر سیریا سے بھی امریکی فوج نکلتی ہے تو کیا یہ پورے ریجن میں پاور بیلنس بدلنے کا اشارہ ہے؟ ترکی کے صدر ایردوغان کھل کر اپنے دوست ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایران اور ترکی کا سب سے بڑا ریجنل کامن دشمن ایک ہی ہے، یعنی اسرائیل، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اب خبر سنیے، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے فون پر بات کی اور صاف لفظوں میں کہا کہ ترکی ایران میں کسی بھی طرح کی باہری دخل اندازی کو پوری طرح سے خارج کرتا ہے، یعنی یہ میسج امریکہ اور اسرائیل کے لیے تھا۔ ایردوغان نے کہا کہ باہر سے کیا گیا کوئی بھی دخل نہ صرف ایران کو بلکہ پورے ریجن کو اور زیادہ استھر یعنی کہ انسٹیبل کر دے گا۔ ترکی پریزیڈنسی کے مطابق ایردوغان اور پزشکیان کی بات چیت میں ایران کے تازہ حالات پر بھی چرچا ہوئی، اور ایردوغان نے زور دے کر کہا کہ ایسے وقت میں دباؤ، دھمکی یا فوجی راستہ نہیں بلکہ بات چیت اور پولیٹیکل سولوشن ہی صحیح راستہ ہے۔ مطلب تصویر کافی صاف ہے دوستو، ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کا پریشر، دھمکی اور فوجی موومنٹ جاری ہے، دوسری طرف ترکی کھل کر کہہ رہا ہے کہ ایران کے اندرونی معاملوں سے دور رہو۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ ایران اکیلا ہے یا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ حالات بگڑے تو کیا یہ ٹکراؤ صرف ایران تک محدود رہے گا، ایران تک لمیٹڈ رہے گا، یا پورا ریجن اس کی آگ میں جھلسنے والا ہے؟ کیا تمام آس پاس کے ملک اس بات کو بخوبی سمجھ رہے ہیں؟ ایران سے ایک اہم بیان آیا ہے۔ ایرانی پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا وہ اچانک نہیں تھا۔ ان کے مطابق یہ ایران کے دشمنوں کی سازش ہے اور جون کی 12 دن کی جنگ میں ہار کے بعد لیا گیا بدلہ ہے۔ انہوں نے پروٹیسٹ میں مارے گئے لوگوں کے گھر والوں کے لیے افسوس جتایا اور کہا کہ پچھلے کچھ ہفتے ایران کے لیے بہت بھاری رہے، یہ ایسا دور تھا جس نے زخم چھوڑے اور درد بڑھایا۔ پزشکیان نے صاف کہا کہ جو کچھ ہوا وہ ان کے لیے بھی قابل برداشت نہیں تھا، نہ انسان کی حیثیت سے، نہ ملک کی ذمہ داری اٹھانے والے شخص کی حیثیت سے۔ مطلب بالکل صاف ہے دوستو، ایران یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ پوری طرح اندرونی غصے کا معاملہ ہے۔ تہران کی نظر میں یہ باہر سے چلایا گیا کھیل بھی ہے۔ عراق اب سرے سے ISIS کے قیدیوں کی فائل کھولنے جا رہا ہے۔ امریکی فوج نے اس ہفتے سیریا سے ISIS کے 150 قیدیوں کو عراق ٹرانسفر کیا تھا،
اور عراق کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ان پر قانونی کارروائی شروع ہوگی، یعنی ایک ایسا پروسیس جو سالوں تک چل سکتا ہے۔ امریکی فوج کی پلاننگ ہے کہ کل ملا کر لگ بھگ 7,000 ISIS کے جو دہشت گرد ہیں، جو قیدی ہیں، ان کو عراق بھیجا جائے گا تاکہ وہاں انہیں مقدمے کے لیے پروسیس کیا جا سکے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، دیجیے اجازت، سلامت رہیے، خوش رہیے۔